आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फंक्शंस और आरबीआई क्या होती है वो भी। परिवर्तन यूपीएससी आप लोग के लिए लेके आया है फुल फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों की सिलेबस पूरी कवर की जाएगी। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो जाइए और जाके चेक कीजिए। यूपीएससी की प्रिपरेशन सभी कर रहे हैं, बट सिलेक्शन आप ही की क्यों हो जब आपके आंसर दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑथेंटिसिटी रखे, और वो ऑथेंटिसिटी परिवर्तन यूपीएससी लेकर आएगा। यूपीएससी की एक पैटर्न रही है कि वो क्वेश्चंस ऑफिशियल वेबसाइट से पूछते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं, और वो परिवर्तन यूपीएससी कराएगा फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ। टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। I am not here only to tell you, I am not here only to teach you. For this, you have many such options in the YouTube, then go and just waste your time. We are here to involve you because हमारा मोटो ही है from pre to selection. हम लोग चीज़ों को इन्वॉल्व करके समझेंगे। आरबीआई होती क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाम में ही बैंक है, दैट मीन्स ऐसा बैंक जो सभी बैंकों को रेगुलेट करे। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, जो हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है। बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। बात करते हैं ब्रिटिश एरा से। 1926 में एक कमीशन लाई गई थी, रॉयल कमीशन, यंग हिल्टन कमीशन, दोनों में से कोई बोल लीजिए। बोथ आर सेम। रॉयल कमीशन यंग हिल्टन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कमीशन लाई ही इसलिए गई थी ताकि टू दी फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई, फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। 1927 में पार्लियामेंट में, लंदन की पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस की गई, बट वो बिल आरबीआई पे थी और वो फेल हो गई, आरबीआई की फॉर्मेशन पे थी। 1933 में अगेन लंदन की पार्लियामेंट पे वो बिल लाई गई थी आरबीआई की फॉर्मेशन पे, बट लकीली वो बिल पास हो गई। अभी आरबीआई की फॉर्मेशन नहीं हुई है, अभी बनने की बिल पास की गई है। 1934 में आरबीआई एक्ट तैयार की गई। आरबीआई एक्ट कहने का मतलब है कि वो आरबीआई फुल उसके फंक्शंस, डॉक्यूमेंट्स, जो भी पावर थे, सारी चीज़ें उस चीज़ को इंक्लूड करके एक एक्ट बनाया गया 1934 में, और उस चीज़ को फॉर्म किया गया 1 अप्रैल 1935। अब यहाँ पे हम लोग आरबीआई की फॉर्मेशन, फाइनली आरबीआई फॉर्म हो रही है, उसकी बात की जा रही है। 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट होती है फ्रॉम द आरबीआई एक्ट 1934। जब कोई भी चीज़ एस्टेब्लिश हो रही है तो उसके हेडक्वार्टर होंगे, तो 1935 में आरबीआई की हेडक्वार्टर कहाँ थी? कैलकाटा में। देन 1937 में जो हेडक्वार्टर थी आरबीआई की, वो शिफ्ट कहाँ कर दी गई? मुंबई। और उस टाइम से लेके अभी तक आरबीआई की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। जब आरबीआई बैंक जब हमारा बना था तो उस टाइम हमारा देश आज़ाद नहीं था, जो भी हमारा था आरबीआई बैंक। ओके, देन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, बिकॉज हमारी जो उस टाइम की कंडीशन थी वो दो प्रॉब्लम से लड़ रही थी। पहला पॉवर्टी एंड दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी से। हमारी इकोनॉमी उस टाइम स्ट्रांग नहीं थी, तो इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए उस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होना बहुत ही ज़रूरी था। एक इंडियन बैंकिंग सिस्टम होना बहुत ही ज़रूरी था। तो आरबीआई की बात की जा रही है नेशनलाइजेशन की, यानी राष्ट्रीयकरण की। आरबीआई की नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में फाइनली इंडिया की एक कंप्लीट इंडियन बैंक बनी। और जब कोई चीज़ें बन रहे हैं तो उसको रन करने के लिए कोई चाहिए, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, 1943 से 1949 तक। बैंक दो प्रकार के होते हैं, शेड्यूल बैंक, अनशेड्यूल्ड बैंक। जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के तहत शेड्यूल 2 में आएगा वो बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है। जो भी बैंक आरबीआई एक्ट 1934 शेड्यूल 2 के अंदर नहीं आएगा वो बैंक अनशेड्यूल बैंक कहलाएगा। शेड्यूल कहने का क्या मतलब हुआ? डैट मीन्स लिस्ट, सूची। जो भी बैंक इस लिस्ट के अंदर आएगा, इस शेड्यूल के अंदर आएगा, आरबीआई एक्ट 1934 इस शेड्यूल 2 के अंदर आएगा, वो बैंक क्या कहलाएगा? शेड्यूल
बैंक, और जो बैंक नहीं आएगा वो बैंक क्या कहलाएगा, अनशेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, ये भी ये जो दो बैंक हुआ ये भी सब कैटेगरी में डिवाइड है, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, प्रॉफिट, जहाँ भी प्रॉफिट का बात होती है, टू अर्न प्रॉफिट, दैट टर्म्ड एज कॉमर्शियल बैंक। और कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है, ये इसका मोटो नहीं रहता, ये फोकस्ड नहीं रहता है प्रॉफिट पे कि हाँ मुझे प्रॉफिट ही करनी है, नॉट फोकस्ड, ये नो प्रॉफिट, ठीक है, नो प्रॉफिट और नो लॉस पे ये चलता है। लाइक इसका नेम से इसको कनेक्ट कीजिए, कोऑपरेटिव दैट मीन्स कॉपोरेट काइंड ऑफ वर्क, दैट्स वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर। कोऑपरेटिव बैंक क्या हो गया, जो कॉपोरेट पब्लिक वेलफेयर नाम से रिलेट कीजिए इसको। ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंक जो प्रॉफिट अर्न करे, जो प्रॉफिट के बारे में सोचे, ये फोकस नहीं रहता है प्रॉफिट पे, ये नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे चलता है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि फॉर पब्लिक वेलफेयर। फिर कॉमर्शियल बैंक आगे डिवाइडेड है, बहुत सारे बैंक्स है इसके भी, पब्लिक सेक्टर बैंक है, पीएनबी वगैरह, प्राइवेट एचडीएफसी, फॉरेन सेक्टर है, रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड वगैरह, ये सब और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं बैंक के, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे कनेक्टेड और हमारे प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई की फंक्शंस क्या होती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारे हैं, इशूर ऑफ करेंसी, मॉनेटरी अथॉरिटी, करेंसी सर्कुलेशन एंड मैनेजमेंट, बैंकर्स टू गवर्नमेंट एंड बैंक, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एनालिसिस एंड द लास्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, नो फ्रिल अकाउंट एंड डेवलपमेंट। सारे के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। इशूअर ऑफ करेंसी, हमारी कंट्री में जितने भी करेंसी को इशू किया जाता है, जो भी हम लोग नोट्स 1000 की हो, 100 रुपये की हो, 10 रुपये की हो, जितनी भी करेंसी इशू की जा रही है वो सारे कौन इशू करता है, तो वो आरबीआई करता है, एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट। जो 1 रुपीज़ का नोट है वो आरबीआई इशू नहीं करता है, क्योंकि उसको इशू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। तो जल्दी जल्दी अपने पॉकेट से पैसा निकालिए और एक चीज़ चेक कीजिए कि आरबीआई की सिग्नेचर, जो सिग्नेचर होगी आरबीआई की जो करेंसी है उस पर आरबीआई की गवर्नर की सिग्नेचर होगी, बट 1 रुपीज़ नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी की सिग्नेचर होंगी, क्योंकि ये इशू ही की जाती है, ये नोट प्रिंट की जाती है, कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन इंडियन लिमिटेड, ये क्या है, ये एक भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो नोट को प्रिंट करती हैं। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन इज ऑल्सो टेकन केयर बाय द आरबीआई, क्या नोट्स की क्वालिटी होगी, ये सारे चीज़ें ध्यान कौन रखता है, आरबीआई। ऑल्सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स दैट आर नॉट फिट फॉर द सर्कुलेशन, लाइक डिमोनेटाइजेशन हुआ था कुछ साल पहले, तो कुछ ओल्ड जो भी नहीं चल रहे थे तो वो उसको डिस्ट्रॉय भी करना ज़रूरी है, तो वो कौन करेगा, वो आरबीआई ही करेगा। इशूअर ऑफ करेंसी, हमारे कंट्री में जितने भी करेंसी को इशू किया जा रहा है वो कौन कर रहा है, आरबीआई, एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट्स, क्योंकि उसको कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई का सिग्नेचर, आरबीआई की गवर्नर की सिग्नेचर होगी जो भी करेंसी प्रिंट होगी जो आरबीआई इशू करता है, बट 1 रुपीज़ नोट पे किसकी सिग्नेचर होगी, फाइनेंस सेक्रेटरी की। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL, क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी भारत सरकार की, जो नोट्स को प्रिंट करती है। एक चीज़ और, मैनेजिंग सप्लाई, इट्स कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ करेंसी नोट्स। ठीक है, मनी कितनी प्रिंट होनी चाहिए, इसका लेवल कितना तक होगा, उसका मनी का फ्लो, दैट मीन सप्लाई कितनी होगी, ये सारा चीज़ कौन कंट्रोल करेगा, वो करेगा आरबीआई ही करेगा। मॉनेटरी अथॉरिटी, हमारा सेकेंड जो है वो मॉनेटरी अथॉरिटी है। मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देश के अंदर जो मार्केट के अंदर मनी फ्लो जो हो रहा है वो कौन रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई। मनी फ्लो ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, वो सारे चीज़ रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। तो मॉनेटरी अथॉरिटी क्या है, देश के अंदर जो मनी फ्लो, हमारे कंट्री के अंदर जो मनी फ्लो हो रहा है उस चीज़ को रेगुलेट कौन कर रहा है, तो वो आरबीआई हो रहा है। देखिए, मनी फ्लो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत चीज़ें डिफाइन करती हैं, लाइक इन्फ्लेशन। ठीक, एक मार्केट में मनी की जो प्रेजेंस है वही डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन क्या होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ क्या होगी। Main functions of RBI are formulate, implement, monitor the monetary policy, maintaining price stability, considering the economic growth of the country, keeping inflation in check.
देश के अंदर चीज़ों की प्राइस स्टेबल रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए, और इन्फ्लेशन ज़्यादा ना बढ़े ना ज़्यादा घटे, ये सब चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। इंश्योर द एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर, मार्केट के अंदर पैसा का फ्लो बना रहे, ठीक, लोगों को लोन मिलता रहे, लोगों के पास पैसा आता रहे, ये सारे चीज़ को कौन देखता है? तो वो आरबीआई देखता है। लाइक आपको लोन लेना है, मैं एक एग्जांपल की तरह समझाती हूँ। लोन लेना है और आपने एक कंपनी सेटअप करना है और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ लग रहा है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप लोन लोगे 1 करोड़ का, बट जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% है, तो क्या आप लोगे? नहीं लोगे। बट यही इंटरेस्ट रेट 5% होती तो आप ले लेते। तो कहने का मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट, ये जो डिसाइड हो रही है कि इंटरेस्ट रेट 50% रहेगी, 5% होती, 5% होगी, ये सारा चीज़ कौन डिसाइड करता है? वो आरबीआई ही करता है। करेंसी सर्कुलेशन, चाहे वो 10 रुपीज़ का नोट हो, 1 रुपीज़ का नोट हो, 50 रुपीज़ का नोट हो, 100 रुपीज़ का नोट हो, करेंसी कॉइन्स हो, वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं आ जाती हैं, डायरेक्ट लोगों के पास नहीं आ जाती हैं, उसका भी एक सर्कुलेशन है। नोट प्रिंट हुई, चाहे वो फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा हो रही है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हो रही है या आरबीआई के द्वारा इशू की जा रही है, वो पहले आरबीआई को जाती है, उसके बाद बैंक के पास जाती है, देन उसके बाद लोगों के पास आती है और यहाँ से मार्केट में आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आरबीआई से मार्केट तक का जो सफर है करेंसी का, वो कौन पूरा करवाता है? तो वो आरबीआई ही करवाता है पूरा। ऐसा कभी नहीं होगा कि डायरेक्ट प्रिंट होकर नोट मार्केट में आ जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आरबीआई के थ्रू ही मार्केट में आएगा नोट, पहले आरबीआई, बैंक, तो ये एक सर्कुलेशन फॉर्म कर रही है ना। देखिए, करेंसी प्रिंट हुई, आरबीआई के पास गई, बैंक के पास गई, लोगों के पास गई, मार्केट में आई, तो दैट्स फॉर्म एक सर्कुलेशन। तो ये चीज़ें सर्कुलेशन के फॉर्म में हो रही हैं, यही थी करेंसी सर्कुलेशन। बात करते हैं बैंकर्स टू गवर्नमेंट एंड बैंक। बैंकर्स, बैंक जो सभी बैंकों को रेगुलेट करता है वो कौन है? आरबीआई। हमारे कंट्री में जो काम हमारे लिए बैंक करता है वही काम बैंक के लिए कौन करता है? आरबीआई करता है। इंडिया के अंदर अगर कोई भी बैंक ओपन हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ आरबीआई की गाइडेंस को भी फॉलो करेगा, क्योंकि बैंकिंग के जितने भी फंक्शन होते हैं वो आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो गवर्नमेंट, भारत सरकार की तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना ही है, साथ साथ आरबीआई की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। इन आवर कंट्री आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ऑल द बैंक्स। ठीक है, सारे बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई। द सेंट्रल बैंक लाइक द आरबीआई एक्ट एज अ मेन बैंक फॉर ऑल अदर बैंक। सेम है, कॉमर्शियल बैंक हैव अकाउंट्स विद दिस सेंट्रल बैंक। जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन बोला, जो काम हमारे लिए बैंक करता है वही काम बैंक के लिए आरबीआई करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक। जितने भी शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उन सब के अकाउंट को भी आरबीआई ही मैनेज करता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द क्रेडिट। मार्केट में कितना पैसा लोन पे दिया जा रहा है, कितना पैसा क्रेडिट पे दिया जा रहा है और कितना मनी मार्केट में फ्लो कर रहा है, सारा चीज़ कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई ही करेगा। तो इस चीज़ को रिलेट कीजिए कि ये बैंकर्स ऑफ बैंक है जो सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है। कितना मनी पैसा लोन में दिया जा रहा है, कितना क्रेडिट दिया जा रहा है, कितना मार्केट में मनी फ्लो होना चाहिए सारे। अगर कोई बैंक अकाउंट ओपन हो रहे हैं तो वो हर चीज़ आरबीआई के एक्ट के अकॉर्डिंग, उसकी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए होना चाहिए। तो वो सारा चीज़ कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई ही करता है। तो इसको बैंकर्स ऑफ बैंक भी बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, फॉरेक्स रिजर्व हो, कस्टोडियन ऑफ इंडियन फॉरेक्स रिजर्व हो, ये सारा चीज़ सेम ही है। इस सब को हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम लोग कस्टोडियन ऑफ इंडियन फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं। फॉरेन रिजर्व के नेम से ही पता चल रहा है कि जो दूसरी कंट्री की जो करेंसी होगी वो हमारे रिजर्व में सेव होगी। जो भी दूसरे कंट्री की जो करेंसी यहाँ दिख रही है आपको, वो हमारे रिजर्व में सेव, रिजर्व का मतलब ही पता चल रहा है रिजर्व होगी, दैट मीन्स सेव होगी। कस्टोडियन ऑफ इंडियन फॉरेक्स रिजर्व,
आरबीआई मैनेजेस द फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई मैनेज करता है, आरबीआई कंट्रोल इसको भी करता है, फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया को भी कंट्रोल आरबीआई करता है, कस्टोडियन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व बोलते हैं। अब ये नहीं है कि बस फॉरेस्ट रिजर्व का बात हो रही है तो हम लोग करेंसी को कंसिडर करेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे डॉलर और युआन की ही बातें नहीं की जा रही है। अगर रिजर्व में बात कर रहे हैं तो गोल्ड भी रखी जाएगी उसमें, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी रखी जाएगी उसमें। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होती है? ये एक आईएमएफ के द्वारा इश्यू की गई करेंसी है, ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग को इसके बारे में एक अलग से लेक्चर पे बात करेंगे कि ये क्या होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को भी रखा जाता है। तो यहाँ आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि रिजर्व करनी क्यों है। अगर कोई भी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं तो उस चीज़ का जो पेमेंट होता है उसको आप रुपीज़ में नहीं कर सकते हैं बॉस, ठीक है। अगर कोई भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम लोग एक इंटरनेशनली एक वैलिड करेंसी रखा जाता है जिसमें हम लोग उस चीज़ को पे करते हैं, तो वो हमारी डॉलर की बात हो रही है, बिल्कुल सही, हम लोग यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, यूएस है, यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं। डॉलर के अंदर जनरली सारी कंट्री जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर एक चीज़ और बॉस, कि किसी भी कंट्री की जो फॉरेक्स रिजर्व से हम लोग सीधा सीधा पता लगा लेते हैं कि इकोनॉमिकली हालत कैसी है उसकी, ठीक है, वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। 1991 में एक इकोनॉमिकल क्राइसिस आई थी इंडिया में, तो उस टाइम एक पॉलिसी लाई गई थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि उस टाइम फॉरेक्स रिजर्व हमारा बहुत ही कम था, ठीक है। तो ये चीज़ से समझा जा सकता है कि फॉरेक्स रिजर्व से किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन का भी पता चलता है। इस चीज़ को दर्शाता है कि फॉरेन रिजर्व का इकोनॉमिकल कंडीशन का भी रिलेट करता है इस चीज़ से। तो इस चीज़ को समझ गए हम लोग, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एनालिसिस की। बहुत ही सिंपल टर्म में इसका मतलब होता है मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी, जो प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करे, जो हमारी चीज़ों की प्राइस है वो चीज़ें मेंटेन स्टेबल रहे, ना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, ज़्यादा महंगाई भी ना हो, और चीज़ें स्टेबल रहे, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ मनी इन द मार्केट डिटरमाइंस हाउ मच इन्फ्लेशन देयर विल बी, हाउ मच द इकोनॉमी विल ग्रो एंड वेदर द मनी फ्लो विल बी हाई और लो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक मार्केट में मनी की प्रेजेंस ही डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन कितनी होगी, महंगाई, इकोनॉमी की ग्रोथ क्या होगी, और मनी फ्लो क्या होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, इंटरेस्ट रेट, मनी फ्लो एंड इन्फ्लेशन। बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या करता है? नो फ्रिल अकाउंट ओपन करता है। नो फ्रिल अकाउंट का क्या मतलब है? ऐसा अकाउंट जो जीरो बैलेंस से ओपन हो, मिनिमम से मिनिमम बैलेंस से खुलता है, यानी कम से कम बैलेंस पे खुलता हो। बहुत लोग अपने अकाउंट को ओपन नहीं करवा पाते जस्ट बिकॉज उनके पास वो मिनिमम बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए सरकार जो हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना लेके आई, जिसके तहत आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जीरो बैलेंस पे, मिनिमम से मिनिमम बैलेंस पे ओपन करवा सकते हैं। Financial inclusion means having access to a bank or ensuring that banking services are accessible with a certain distance like 5 किलोमीटर। This improve इंडियन इकोनॉमी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिंपल मतलब होता है कि बैंकों का एक्सेस देना, हर 5 किलोमीटर में बैंकों का होना, और फाइनेंशियल इंक्लूजन से इंडियन इकोनॉमी की भी इम्प्रूव होती है बॉस। इस चीज़ को यहाँ समझेंगे, ठीक है। इट्स हैव सेवरल बेनिफिट्स, मोर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बेटर एक्सेस टू लोन्स, बूस्टेड इकोनॉमी एक्टिविटी एंड लेस पॉवर्टी। जो बहुत साधारण सी बात है कि अगर लोगों के हाथ में पैसा होती हैं तो वो खर्च हो जाती हैं, बट यही एक आपको बैंक दे दिया जा रहा है, सेव करने के लिए पैसा का फैसिलिटी दिया जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि लोग पैसा को सेव करेंगे, ओके। तो जब आप मोर सेविंग कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग होगा, तो आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचेगा, ये ह्यूमन नेचर है बॉस, ठीक है। बेटर एक्सेस टू लोन, जब हर 5 किलोमीटर में बैंक होगा, बैंकों का एक्सेस होगा, आप मिनिमम से मिनिमम बैलेंस से आप अपना अकाउंट ओपन करवा पा रहे हैं, तो जाहिर से बात है कि आपको हर फैसिलिटी मिलेगी बैंक की, ठीक है। तो आप अगर थोड़े से स्मॉल बिजनेस एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना कंपनी सेटअप करना चाहते हैं तो बेटर एक्सेस टू लोन्स, आप लोन ले सकते हैं। जब लोन लीजिएगा, कंपनी खोलिएगा, इकोनॉमी हमारी ग्रोथ करेगी, जीडीपी में इंक्लूड होगी, बूस्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लेस पॉवर्टी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये थी हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकों का एक्सेस होना, हर 5 किलोमीटर में बैंकों का होना,
ठीक है। तो हम लोग आज अच्छे से फंक्शंस पढ़े, एक एक करके हम लोगों ने पढ़ा। इशूअर ऑफ करेंसी क्या होती है, मॉनेटरी अथॉरिटी क्या होती है, करेंसी सर्कुलेशन क्या होता है, बैंकर्स ऑफ बैंक जिसको भी बोलते हैं, मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेक्स रिजर्व हमने पढ़ा, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो अभी हमने पढ़ा, नो फ्रिल अकाउंट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, कोई भी अगर आपको लग रहा है जो आप चीज़ें नहीं समझ पाएँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम लोग उस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, हमारी टीम उस चीज़ को ज़रूर रिप्लाई करेगी। सो बी विद अस, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।